मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट राजा अशोक प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, जिस पर उन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। अशोक ने अपने शासनकाल में बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया और दुनिया भर में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। ये शिलालेख बौद्ध सिद्धांत में अशोक के विश्वास को प्रमाणित करते हैं। सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्ठी और आर्मेइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम सर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह शिलालेख धौली ओडिशा भुवनेश्वर, शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान पेशावर, मानसेहरा पाकिस्तान हजारा, कालसी उत्तराखंड देहरादून, जौगढ़ उड़ीसा, सोपारा महाराष्ट्र पालघर, ऐरागुड़ी आंध्र प्रदेश कुरनूल और गिरनार गुजरात जूनागढ़ में मिले हैं। कुछ शिलालेख क्षतिग्रस्त और असंबद्ध रूप में हैं और संक्षिप्त हैं। इस प्रकार के शिलालेख रूपनाथ, सासाराम, बैराट, मास्की, सिद्धपुर, जतिंगरामेश्वर और ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं। 2 अन्य लघु शिलालेख अभी हाल में ही अफगानिस्तान में, एक जलालाबाद में और दूसरा कंधार के निकट मिला है। इसके अलावा 7 लेख स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, जिसके कारण वह स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये स्तंभ लेख दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया, अर्राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में मिले हैं। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है। उन्हें 7 स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सारनाथ, साही, रुम्मिनदेह और निगलीव में मिले हैं। अंतिम 3 लेख बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं और उनको गुफा लेखों के नाम से पुकारा जाता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में अपने शासनकाल में किए हुए कार्यों का वर्णन मिलता है। इसमें बौद्ध धर्म को अपनाने का वर्णन, स्वदेश में धर्म प्रचार का वर्णन, यूनानी समुदाय का वर्णन, साम्राज्य की सीमा, धम्म नीतियों को लागू करना, लोक कल्याण नीति, प्रांत प्रमुखों और कई राजधानियों का वर्णन और परिवारजनों का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा के गंजाम जिले में जौगढ़ से प्राप्त हुए शिलालेख में अशोक लिखते हैं, राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग को जीत लिया, जिसमें 1,50,000 कलिंग सैनिकों को बंदी बनाया गया, 1 लाख को युद्ध भूमि पर मार डाला गया और बहुत से और अन्य कारणों से और भी लोग मर गए। कलिंग को जीतने के बाद देवताओं के प्रिय को धर्म पालन की ओर एक मजबूत प्रवृत्ति, धर्म के प्रति प्रेम और धर्म के निर्देश में प्रेम का अनुभव हुआ। अब देवताओं के प्रिय को कलिंग को जीतने पर गहरा पछतावा है। रुम्मिनदेई, लुम्बिनी नेपाल में मिले स्तंभ लेख में अशोक लिखते हैं, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं आकर इस स्थान की पूजा की, क्योंकि यहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यहां पत्थर की एक दीवार बनवाई गई और पत्थर का एक स्तंभ खड़ा किया गया। बुद्ध भगवान यहां जन्मे थे, इसलिए लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त कर दिया गया और पैदावार का 8वां भाग भी उसी ग्राम को दे दिया गया है। अशोक ने सभी शिलालेखों में स्वयं को देवानम प्रियस प्रियदर्शिनो यानी देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी कहा है। 14 प्रमुख दीर्घ शिलालेखों में अशोक के कार्य का वर्णन किया है। पहला शिलालेख जानवरों की बलि और उत्सव संग्रह की छुट्टियों को निषेधित करता है। दूसरा शिलालेख सामाजिक कल्याण के उपायों से संबंधित है। इसमें मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा, सड़कों और उनके पास कुएं का निर्माण और सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगाने का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख ये घोषित करता है कि ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता एक गुण है और माता पिता का सम्मान करना एक अच्छी गुणवत्ता है। चौथे शिलालेख में धम्म की नीति के कारण समाज में फैली नैतिकता की कमी और श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति अनादर, हिंसा, मित्रों,
रिश्तेदारों और अन्यों के प्रति अशोभनीय व्यवहार और इस प्रकार की बुराइयां रोकी गई हैं। ज्यादातर पशुओं की हत्या भी रोक दी गई। 5वां शिलालेख पहली बार अपने राज्य के 12वें वर्ष में धम्म महामत्ता की नियुक्ति का उल्लेख करता है। इन विशेष अधिकारियों को राजा द्वारा सभी संप्रदायों और धर्मों के हित का ध्यान रखने और धम्म का संदेश प्रसारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। 6ठा शिलालेख धम्म महामत्ताओं के लिए एक निर्देश है। उन्हें बताया गया है कि वे किसी भी समय राजा के पास कुछ भी प्रशासनिक सुझाव ला सकते हैं। शिलालेख का दूसरा हिस्सा अच्छे प्रशासन और सहज व्यवहार के लेन देन से संबंधित है। 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए एक अपील है। शिलालेख से प्रतीत होता है कि संप्रदायों के बीच तनाव था, जो धम्म नीतियों के चलते खत्म किया गया। यह अपील एकता बनाए रखने के लिए समग्र रणनीति का हिस्सा है। 8वें शिलालेख में लिखा है कि धम्म यात्राओं का आयोजन सम्राट द्वारा किया जाएगा। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि बोधगया की यात्रा कर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। ब्राह्मणों व श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया है। धम्म यात्राएं सम्राट को साम्राज्य में विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क करने की संभावना देती है। 9वें शिलालेख में दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करने तथा जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया गया है। 10वां शिलालेख प्रसिद्धि और महिमा का निंदन करता है और धम्म की नीति का पालन करने के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। 11वां शिलालेख धम्म की नीति की अधिक व्याख्या है। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दान की चर्चा की गई है। यह बड़ों का सम्मान, जानवरों की हत्या न करने और मित्रों के प्रति उदारता को जोर देता है। 12वां शिलालेख संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए एक और अपील है। इस शिलालेख के अनुसार किसी को भी अकारण अपने धम्म की बड़ाई, दूसरे की धम्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। 13वां शिलालेख अशोक की धम्म नीति को समझने में प्रमुख महत्व देता है। शिलालेख धम्म के द्वारा विजय की अपेक्षा करता है। इस शिलालेख में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय का उल्लेख है। सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है, जिन पर अशोक के अनुसार उसने धम्म विजय करके जीत लिया है। 14वें शिलालेख में लिखा है, अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराया, जिसमें धम्म और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण है। अशोक ने आगे लिखा है, मेरे विजित राज्य बहुत बड़े हैं और बहुत कुछ लिखा गया है और मैं और भी लिखवाऊंगा। कुछ धम्म का आकर्षण और लोग इस अनुसार कार्य करें, इसलिए बार बार कहा गया है। सम्राट अशोक के सभी शिलालेख की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी लिपि है। अशोक ने इस लिपि को धम्म लिपि कहा है। केवल 2 अभिलेखों शाहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि धम्म लिपि न होकर खरोष्ठी है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है। आज हम सम्राट अशोक का इतिहास जानते हैं, इसका आधार उनके शिलालेख है।